बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया ब्रांचेस के बारे में बायोलॉजी की। इस बार जो है वो हम अगला जो है वो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, कि बायोलॉजी का क्या दूसरी साइंसेस से भी कोई ताल्लुक़ है। तो बायोलॉजी का जी हाँ ताल्लुक़ है दूसरी साइंसेस से भी। जैसे साइंस की बायोलॉजी एक ब्रांच है, वैसे ही दूसरी ब्रांचेस भी हैं। केमिस्ट्री है जिसमें इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है और फिज़िक्स है और ज्योग्राफी है। इनके साथ भी बायोलॉजी का आपस में ताल्लुक़ है। तो बायोलॉजी का इनके साथ ताल्लुक़ क्यों है? ठीक है, बायोलॉजी का ताल्लुक़ इनके साथ बिल्कुल है। और ये जो ब्रांचेस हैं इनका इल्म हासिल किए बगैर हम बायोलॉजी का मुकम्मल इल्म हासिल नहीं कर सकते। तो उनको भी हमें जो है वो कहीं ना कहीं रेफ़र करना पड़ता है, किसी न किसी एस्पेक्ट में, किसी न किसी पहलू में हमें उनका हवाला देना पड़ता है उनके इल्म का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि बायोलॉजी का इनके साथ ताल्लुक़ कैसे है। तो उसकी एग्जांपल सबसे पहले मैं अगर आपको दूं कि मूवमेंट अगर सिर्फ हमने देखनी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सिर्फ मूवमेंट देखनी है, तो जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होती, प्लांट्स हरकत नहीं करते, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो हरकत करते हैं। अब कुछ एनिमल्स जो हैं वो स्विम करते हैं, जैसे मछलियाँ जो हैं वो फिश वो तैर कर जो है वो हरकत करती है। इसके अलावा कुछ जो एनिमल वो क्रीप करके रेंगते हैं और फिर हरकत करते हैं, जैसे कि स्नेक वगैरह हो गए, लिजर्ड हो गए, ये रेंगते हैं पेट के बल। कुछ जो है वो दो पाँव पर चलते हैं, बाईपैडल होते हैं, जैसे कि हम इंसान जो है वो दो पाँव पर चलते हैं। और इसके अलावा कुछ जो है वो चार पाँव पर चलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म वो इस तरह मूवमेंट करते हैं। लेकिन अब अगर हम मूवमेंट को जहन में लेकर आएँ कि मूवमेंट किसका जो है वो एक हिस्सा है, तो वो फिज़िक्स का एक हिस्सा है। फिज़िक्स में हम मूवमेंट को डिटेल से पढ़ते हैं। तो जब भी हमें मूवमेंट की बात करनी पड़ेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो हमें लॉज ऑफ मोशन को देखना पड़ेगा कि फ़िज़िक्स के अंदर लॉज ऑफ मोशन जो है वो उसको सही तौर पर डिटेल से हमें बताते हैं कि मूवमेंट को फिर हम सही समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। तो ये जो ब्रांचेस जो हैं जब आपस में एक बेसिस बनाती हैं तो उसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। इनका ताल्लुक जो है आपस में इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहलाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री है। बायोलॉजी जब केमिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करती है तो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स के बारे में, स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कंपाउंड्स और रिएक्शंस को पढ़ना वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजी में भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है कि क्योंकि मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो हैं वो इंसानों में पाए जाते हैं, दूसरे जानदारों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ रिएक्शंस जो हैं वो इंसानों में भी होते हैं, दूसरे जानदारों में भी होते हैं। तो उन रिएक्शंस को हम तभी समझ सकते हैं जब हमें केमिस्ट्री का मुकम्मल इल्म होगा। तो जैसे कि रिएक्शंस की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होता है तो उसको एक मुकम्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इंसानों में रिस्पिरेशन होता है। तो ऐसे रिएक्शन को समझना तभी मुमकिन है जब हमें केमिस्ट्री का पता होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपाउंड्स के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। वो है H2O, वाटर, DNA, ठीक है, RNA, ये कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो इनकी स्टडी तभी मुमकिन है, इनको समझना तभी मुमकिन है जब हमें केमिस्ट्री का पता होगा। तो इसके लिए केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर हम आ जाएँ जोग्राफिया, ठीक है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो जियोग्राफी में हम क्या करते हैं, जियोग्राफी का अगर हम जनरल कंसेप्ट लें तो जियोग्राफी किसके रिलेटेड है। जियोग्राफी में हम मुख्तलिफ रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, अर्थ कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, सब कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ज़ूलॉजी की नज़र से अगर देखें तो जियोग्राफी एक मुकम्मल सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम एनिमल्स को पढ़ते हैं कि एनिमल्स कहाँ कहाँ किस किस रीजन में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। अब आप जानते हैं कि तमाम रीजन्स में एक जैसे एनिमल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। कुछ एनिमल्स यहाँ पर हैं, कुछ कहीं और होंगे, मैदानी इलाके में कुछ और होते हैं, पहाड़ी इलाकों में कुछ और होते हैं, सहराई इलाकों में कुछ और होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उनका डिफरेंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें बायोजियोग्राफी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बायोजियोग्राफी क्या कहती है, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। मुख्तलिफ इलाकों में दुनिया के हम मुख्तलिफ स्पीशीज़ की जब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तकसीम किए हैं, तो उनको हम बायोजियोग्राफी की हेल्प से देखते हैं। अब उसकी मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, कैमल, ऊँट जैसे है, तो हमारे इलाके में
अरेबियन में, एशियन इलाकों में जो है वो ऊँट पाया जाता है ज़्यादा, लेकिन अफ्रीकन इलाके में क्या पाया जाता है, उसी का ही बिल्कुल रिजेम्बलेंस जो है वो लामा एक ऑर्गेनिज़म है जो कि एनिमल है वो पाया जाता है। तो लामा और कैमल की बहुत ज़्यादा मुशाबहत है, आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे स्कल का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंसेस हैं लामा के अंदर, तो वो हमें बायोजियोग्राफी की हेल्प से पता चलता है। नेक्स्ट जब अब आगे चलते हैं तो बायोफिज़िक्स। जब फिज़िक्स के साथ ताल्लुक़ होता है बायोलॉजी का तो हम उसे बायोफिज़िक्स कहते हैं। तो बायोफिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। बायोलॉजी के किसी भी अमल पर अगर फिज़िक्स का कोई असूल अप्लाई हो रहा है तो वो हम बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही आम मिसाल है, आपकी बुक में भी है, लीवर और लिम्स। ठीक है, लीवर जो है वो एक ऐसी मशीन है जिससे काम आसान हो जाता है। ठीक है, कोई भी मशीन जो है फिज़िक्स में वो लीवर कहलाती है। तो लिम्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। अब हमारे अंदर ये फोर लिम्स हैं, हमारे हाथ जो हैं, बाजू जो हैं, ये फोर लिम्स हैं, और टांगे जो हैं ये हाइंड लिम्स हैं। तो लिम्स की दो अक़साम है। तो लिम्स और लीवर का जो काम है, फंक्शन है, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिम्स को फंक्शन अता किए हैं, उसी तरह जैसे है जो लीवर है, लीवर का भी काम बिल्कुल लिम्स जैसा ही होता है। तो इन दोनों की स्टडी जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो इसको हम फिज़िक्स की मदद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमेट्री। जब मैथमेटिक्स के साथ ताल्लुक़ होता है बायोलॉजी का तो हम उसे बायोमेट्री कहते हैं। अब मैथमेटिक्स जो है वो एक जनरल सब्जेक्ट है और हमें हर सब्जेक्ट के अंदर ही मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो कैसे कि अब बायोलॉजी के साथ देख लेते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। मैथमेटिक्स की टूल्स और उनकी टेक्निक्स इस्तेमाल करके हमें कहीं ना कहीं बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। अब वो कैसे, हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमें उसके अंदर जो है वो डाटा मिला मुख्तलिफ कि इतनी उम्र के इतने लोग हैं, इतनी उम्र के इतने लोग हैं, तो उस डाटा को हमें जब गैदर करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम तभी टेस्ट कर सकते हैं जब हम मैथमेटिक्स की समझ होगी। तो मैथमेटिक्स की समझ के लिए हम एक सिंपल से मिसाल देता हूँ कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, सम, सब्सट्रैक्ट, ये हमें करना पड़ता है। तो वो हम मैथमेटिक्स की मदद के बगैर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आखिरी लास्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को उर्दू में कहते हैं माशियात। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है बायोलॉजी के अंदर, तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हमें ऑर्गेनिजम्स की का मुताला करना है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, माशी नुक्ता नज़र से, तब हमें बायो इकोनॉमिक्स की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। अब वो कैसे, वो हमें कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पर हमने कोई फसल जो है वो लगाई है, अब उस फसल पर इन्वेस्टमेंट भी आई है, कोई हमारा ख़र्च भी हुआ है, खाद पर हुआ है, ठीक है, उसको पानी लगाने पर हुआ है, कुछ भी जो है वो हमारा उसके ऊपर कॉस्ट हुआ है, ख़र्च हुआ है। तो जब वो फसल तैयार हो जाएगी और फिर हम उसको बेचेंगे या जो है वो जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो उसको हम समझते हैं इकोनॉमिक्स के ज़रिए। जब इकोनॉमिक्स की हमें मुकम्मल समझ होगी तभी हम इस चीज़ को समझ सकेंगे। तो इसमें हम कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को भी इससे हम डिटरमाइन करते हैं, इससे हम समझ सकते हैं जी। ये हमारा था जी पहला लॉन्ग क्वेश्चन बायोलॉजी का, 9th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन। शुक्रिया।